नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप सभी के सामने एस ट्यूटर्स अकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखो दोस्तों, अपन राजस्थान की मृदा की बात कर रहे थे और राजस्थान की मृदा के अंदर अपन ने पहले पढ़ चुके, अपन जो लास्ट वीडियो था अपना उसके अंदर अपन ने पढ़ा था राजस्थान के अंदर मृदा का वितरण। और मृदा के वितरण में अपन ने कल बात करी थी, थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करा देता हूं इसके अंदर। देखो दोस्तों, यहां पर अपन ने राजस्थान में मिट्टियों का वर्गीकरण किया था और भौतिक आधार पर किया था, आकार व संरचना के आधार पर किया था, ICAR के आधार पर किया था। तो देखो, भौतिक आधार पर 8 प्रकार की मिट्टियां अपन ने देखी थी और यहां पर आकार व संरचना के आधार पर 4 प्रकार की मिट्टियां पर देखिए और इसी के साथ अपन ने ICAR के अनुसार 7 प्रकार की मिट्टियां देखी है। तो देखो, अपन जो बात करने वाले हैं, अपन आकार व संरचना के आधार पर बात करेंगे और आकार व संरचना के आधार पर अपन ने पहला जो प्रकार था बारीक कणों वाली मिट्टी, ये अपन ने इसके ऊपर बात कर ली थी। तो बारीक कणों वाली मिट्टी के अंदर अपन ने बात करी थी कल ब्लैक सॉइल की, काली मिट्टी की बात करी थी। आज जो बात करेंगे अपन, वो बात करेंगे मध्यम मोटे कणों वाली मिट्टी। तो यहां से अपन ये जो 4 प्रकार से अपन ने बांटा है आकार के आधार पर, इन्हीं के बारे में अपन बात करेंगे और इसमें ये भी पढ़ लेंगे और इधर वाली भी सारी की सारी पढ़ लेंगे। तो आज अपन बात करेंगे मध्यम कणों वाली मिट्टी की। तो चलते हैं दोस्तों। देखो, दूसरे प्रकार की जो आकार के आधार पर है वो है मध्यम कणों वाली मिट्टी। मध्यम कणों वाली मिट्टी की बात करेंगे। तो देखो, मध्यम कणों वाली मिट्टी की, तो ये मिट्टी किस प्रकार से बनेगी और इस मिट्टी की क्या क्या विशेषताएं कहां पर पाई जाती है उसके बारे में अपन परिचर्चा करने वाले हैं। तो देखो, ये जो मिट्टी है इसके नाम से पता चल रहा है कि इनके कणों का जो आकार है वो मध्यम कणों का आकार है। ठीक है दोस्तों, ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी की बात करें तो इस मिट्टी का जो निर्माण होता है, सबसे पहले अपन निर्माण की बात करेंगे और इसका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है। देखो, यहां पर इस प्रकार से ये पर्वत पहाड़ है। पर्वत पहाड़ों की बात करें तो नदियों का उद्गम 99% पर्वत पहाड़ों से होता है और यहां से जब ये नदियां इस प्रकार से निकलती है तो देखो, इस प्रकार से ये नदियां निकली और ये नदियां पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतरती है। तो इन नदियों के साथ साथ इस प्रकार से ये जल आता है। देखो, जल जब नीचे की तरफ आता है तो इस जल का जो वेग होता है वो ज्यादा होता है और वेग ज्यादा होने के कारण इसके सामने कोई भी चीज आएगी, जैसे कंकड़ मिट्टी पत्थर आएंगे तो सबको बहाकर ये नीचे की तरफ लेकर आएगा। देखो, नदियां इन कंकड़ मिट्टी पत्थर को ही कहते हैं अवसाद। इसका मतलब है कि जो नदियां हैं, ये नदियां अपने साथ अवसाद लेकर आती है पर्वतीय क्षेत्र से। देखो, नदियां जब पर्वतीय क्षेत्र से आती है तो एक समय क्या होता है कि ये जो नदियां हैं मैदानी क्षेत्र में आती है और मैदानी क्षेत्र में इन नदियों का वेग जो होता है वो कम हो जाता है और वेग कम हो जाएगा तो ये जो अवसाद है, ये अवसाद का जमाव यहां पर कुछ अवसाद का जमाव यहां पर हो जाएगा। जो अवसाद का जमाव मैदानी क्षेत्र में होता है, इससे एक मिट्टी बनती है जिसका नाम है जलोढ़ मिट्टी और अपन जो पढ़ने वाले हैं वो भी जलोढ़ मिट्टी ही पढ़ रहे हैं। ठीक है मेरे भाइयों, तो देखो यहां पर इस जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण हो रहा है वो नदियों के अवसाद से हो रहा है। किससे हो रहा है? नदियों के अवसाद से हो रहा है। तो ये जो मध्यम कणों वाली मिट्टी है, इसका निर्माण भी कैसे हुआ? इसका निर्माण भी नदियों के आधार पर, नदियों के अवसाद से हुआ। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ? नदियों के अवसाद से, नदियों के अवसाद से इसका निर्माण हुआ। देखो, इस मिट्टी का जो रंग है, ये रंग होता है, इसका जो रंग है ये रंग है भूरा, इसलिए इस मिट्टी को भूरी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर जो रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, इसके अंदर जो रासायनिक तत्व पाए जाते हैं वो तत्व है मेरे भाई, पहला है पोटास, दूसरा है फास्फोरस, पोटास, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटास, फास्फोरस, चूना, कैल्शियम। इसी के साथ अगर बात करें तो आगे आता है ह्यूमस।
ह्यूम्यूरस। तो इनके अंदर ये रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, पोटास, फास्फोरस, चूना, कैल्शियम, ह्यूम्यूरस। ये सारे के सारे जो तत्व है इस मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए ये जो मिट्टी है ये मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। देखो एक ही मिट्टी में जब इतने प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाएंगे तो उस मिट्टी की जो विशेषता है, उस मिट्टी की जो उर्वरकता है वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये जो मिट्टी है इस मिट्टी के अंदर सबसे ज्यादा उर्वरकता पाई जाती है, इसलिए ये मिट्टी कृषि के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है और इस मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। तो देखो मेरे भाइयों, ये जो पोटास, फास्फोरस, चूना, कैल्शियम व ह्यूम्यूरस है, ये सारे के सारे जो रासायनिक तत्व है ये आते कहां से, दिमाग में ये क्वेश्चन भी बन रहा होगा। तो देखो पोटास व फास्फोरस की बात कर रहे हैं, किसकी बात करेंगे मेरे भाई, पोटास व फास्फोरस की बात कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपसे बात करी है कि जब नदियां पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतरती है तो नदियां अपने साथ अवसाद लेकर आती है। क्या लेकर आती है, अवसाद लेकर आती है, और इस अवसाद का जमाव ये मैदानी क्षेत्र में करती है। देखो ये पोटास और फास्फोरस की बात कर रहा हूं कि नदियां जो है जब पर्वतीय क्षेत्र से आती है तो देखो आपने पर्वत में देखा, पर्वतीय क्षेत्र में देखा होगा कि बहुत सारे जानवर होते हैं, कुछ जंगली जानवर भी होते हैं तो कुछ पालतू जानवर भी होते हैं। जंगली जानवर पर्वतीय क्षेत्र में जाते हैं और अपने पालतू जानवरों को भी अपन लेकर जाते हैं वहां पर, ठीक है मेरे भाई। तो ये जंगली क्षेत्र के अंदर ये जो जानवर है, इन जानवरों क्या करते हैं, जानवर यहाँ पर इस प्रकार से बीट करते हैं, और ये जो अपनी बीट है ये बीट यहाँ पर पड़ी रहती है, जिसको आप साधारण सी भाषा में बोलते हो गोबर बोलते हो। तो ठीक है मेरे भाई, ये जो गोबर होता है इसके अंदर क्या होता है, पोटास व फास्फोरस होती है। क्या होता है मेरे भाई, पोटास व फास्फोरस होती है। और ये पोटास व फास्फोरस का क्या करते हैं, यहां पर मैदानी क्षेत्र में ये नदियां क्या कर देती है, जमाव कर देती है, ठीक है मेरे भाइयों। और ये पोटास व फास्फोरस यहां से जानवरों की बीट से आता है। कहां से आता है, ये जानवरों की बीट से। तो यहां पर लिख देता हूं मैं कि ये जानवरों की बीट से आता है, जानवरों की बीट से आता है, ठीक है मेरे भाई। देखो चूने की बात कर रहा हूं तो देखो पर्वतीय क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े शिलाखंड पाए जाते हैं और दो बड़े बड़े शिलाखंडों को जोड़ने का जो काम है वो चूना करता है। तो देखो इस प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र में इस प्रकार से दो बड़े बड़े शिलाखंड है, ये मान लो। इन दोनों बड़े बड़े शिलाखंडों को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है मेरे भाई, चूना कर रहा है। ये चूना क्या करता है, इन पर्वतीय क्षेत्र में शिलाखंडों के बीच में फंसा रहता है। जब यहां पर वर्षा होती है तो वर्षा का जो बूंदे गिरती है, ये बूंदे क्या करती है, इस चूने के छोटे छोटे कणों को तोड़ती है, और इन छोटे छोटे कणों को तोड़कर ये जो छोटे छोटे कण है, ये छोटे छोटे कणों को चूना जो है वो नदियां के माध्यम से चूना मैदानी क्षेत्र में आकर रुक जाता है। और जब मैदानी क्षेत्र में आकर जब ये रुक जाएगा तो ये मैदानी क्षेत्र में ये जलोढ़ मिट्टी है इसके अंदर ये पाया जाता है। यानी कि चूना जो है वो पर्वत पहाड़ों से आता है, पर्वत पहाड़ों से। चूना कहां से आता है मेरे भाई, पर्वत पहाड़ों से आता है। कैल्शियम की बात करें तो देखो मैदानी क्षेत्र के अंदर कैल्शियम कहां से आता है मेरे भाई, देखो पर्वतीय क्षेत्र के अंदर जो जानवर होते हैं ये मर जाते हैं, तो इन जानवरों को अपन पर्वतीय क्षेत्र में या फिर जंगल जो क्षेत्र होता है, जंगली क्षेत्र, वहां पर इनको छोड़कर आ जाते हैं। तो देखो इन जानवरों का वहां पर क्या होता है, अपघटन होता है, और अपघटन होता है तो इन जानवरों के अंदर जो हड्डियां पाई जाती है, ये हड्डियां में क्या होता है, कैल्शियम होता है। और जब नदी वहां पर बहती है तो ये कैल्शियम को नदी अपने साथ बहाकर मैदानी क्षेत्र में लाती है, और मैदानी क्षेत्र में ये जलोढ़ मिट्टी में मिल जाता है। तो ये कैल्शियम जो है, ये कैल्शियम जानवरों की हड्डियों से आता है, जानवरों की हड्डियों से आता है, हड्डियों से आता है, ठीक है मेरे भाई। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये कैल्शियम कहां से आ रहा है, जानवरों की हड्डियों से आ रहा है। ह्यूम्यूरस की बात करता हूं तो ह्यूम्यूरस जो है, ये ह्यूम्यूरस कहां से आ रहा है, ह्यूम्यूरस जो है देखो पर्वतीय क्षेत्र में पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, वहां पर पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, छोटे मोटे जीव भी ज्यादा होते हैं। तो इस सारे पेड़ पौधे और छोटे मोटे जो जीव है, इन जीवों के का जब ये मर जाते हैं, पेड़ पौधे टूटकर गिर जाते हैं, तो इन पेड़ पौधों का और जीवों का अपघटन होता है, और अपघटन होते ही ये एक रासायनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसका नाम है ह्यूम्यूरस। तो ये कहां से आ रहा है मेरे भाई, पेड़ पौधों से आ रहा है। कहां से आ रहा है, पेड़ पौधों से आ रहा है, और वह छोटे मोटे जीवों से आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से पोटास, फास्फोरस, चूना, कैल्शियम, ह्यूम्यूरस, ये सारे के सारे रासायनिक तत्व किस में पाए जाते हैं, भूरी मिट्टी में पाए जाते हैं, जलोढ़ मिट्टी में पाए जाते हैं। तो देखो अगर इस मिट्टी की बात करें तो ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी के बारे में देखो मेरे भाई, इस मिट्टी में फसल कौन सी होती है, तो फसल की बात करें तो इस मिट्टी में जो फसल होती है वो सबसे ज्यादा रवि की फसल होती है। किसके लिए लाभदायक है, रवि की फसल के लिए, रवि की फसल।
और रबी की फसल आप सभी जानते हो, गेहूं जो चना, ये सारे सारे रबी की फसल है। ठीक है मेरे भाई, इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी के बारे में, राजस्थान के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान में ये जो मिट्टी है ये सर्वाधिक कहां पर पाई जाएगी? तो देखो कॉमन सेंस से मैं बता सकता हूं कि मैंने इसका निर्माण की प्रक्रिया आपको बताई कि नदियों के अवसाद से हुई है। तो राजस्थान में सर्वाधिक नदियां कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, कौन से भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? तो सर्वाधिक जो नदियां देखने को मिलती है राजस्थान के अंदर, वो वहां पर मिलती है पूर्वी राजस्थान में। तो पूर्वी राजस्थान में ये मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। पूर्वी राजस्थान में जितने भी जिले आते हैं वहां पर ये सर्वाधिक पाई जाती है। तो देखो ये पाई जाती है पूर्वी राजस्थान के अंदर, पूर्वी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, यहां पर अगर बात करें तो राजस्थान में इस मिट्टी के क्या क्या नाम है, आपसे पूछ ले कि इस मिट्टी के राजस्थान में क्या क्या नाम दिए गए हैं। तो देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी को कहा जाता है, इसी मिट्टी को कहा जाता है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी कहा जाता है। इसी मिट्टी को कहा जाता है कोप मिट्टी। इसी मिट्टी को कहा जाता है कच्छारी मिट्टी। और इसी मिट्टी को कहा जाता है खादर मिट्टी। तो इस सारे के सारे इसी के नाम है, कोप, कच्छारी, दोमट, ये सारे के सारे इसी मिट्टी के नाम है। और राजस्थान में स्पेशली इस मिट्टी को कहा जाता है एल्फी सॉल। क्या कहा जाता है मेरे भाई? एल्फी सॉल इसको कहा जाता है, एल्फी सॉल। एल्फी सॉल जो है, ये जो नाम दिया गया है ये ICAR ने दिया, ICAR ने दिया। ठीक है मेरे भाइयों, और इसी का नाम है जलोढ़ मिट्टी। लेकिन राजस्थान में इसका मुख्य रूप से नाम जलोढ़ मिट्टी नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी जो पढ़ते हैं तो वहां पर जलोढ़ मिट्टी इसका नाम है। ठीक है मेरे भाइयों, कृषि की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो मिट्टी है वो यही मिट्टी मानी जाती है। और अगर मैं बात करूं इस मिट्टी की, तो देखो इस मिट्टी के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन। इस मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो भारत के संदर्भ में बात कर लेते हैं, भारत के संदर्भ में, ताकि आपको भारत अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखो भारत के अंदर ये मिट्टी कहां पर पाई जाएगी? अब कॉमन सेंस से बात करते हैं अपन कि भारत के अंदर सर्वाधिक जो मिट्टियां हैं वो सर्वाधिक नदियां कहां पर है? तो सर्वाधिक नदियां जो है वो उत्तर भारत में, और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो गंगा नदी है। देखो गंगा नदी जो है, इसका जलोढ़ीय क्षेत्र, इसका जो डेल्टाई क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है। और ये जो नदी है गंगा नदी, इसका सर्वाधिक जो विस्तार देखने को मिलता है वो यूपी में देखने को मिलता है। तो यूपी के अंदर ये मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है, और वहीं पर ये किसका निर्माण करेगी? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करेगी, मध्यम कणों वाली मिट्टी का निर्माण करेगी। तो देखो सर्वाधिक तो ये कहां पर पाई जाती है भारत में? वो पाई जाती है यूपी में। कहां पर पाई जाती है मेरे भाई? यूपी में पाई जाती है। देखो भारत में इस मिट्टी की जो नाम है, फेमस जो नाम है, वो भारत में जलोढ़ मिट्टी कहा गया, जलोढ़ मिट्टी कहा गया, एलुवियल सॉइल कहा गया, जलोढ़ मिट्टी। तो देखो ये जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहा हूं भारत के, तो भारत में ये मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है मेरे भाई, भारत में ये मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। देखो मेरे भाई, भारत में ये मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करूं तो लगभग बता रहा हूं मेरे भाई, लगभग 40% क्षेत्रफल पर यह मिट्टी पाई जाती है। यानी कि भारत की सर्वाधिक जो भूमि है उसके अंदर आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है मेरे भाइयों, आगे अगर अपन बात करें इस मिट्टी की, तो इस मिट्टी की और बात कर लेते हैं। ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी कृषि के लिए यह मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है मेरे भाई, तो कृषि के लिए सर्वाधिक की मिट्टी उपयुक्त है। एक बार मैं आपको इसको एक साथ दिखा देता हूं। देखो इस मिट्टी की मैं बात करूं तो ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी को रिवीजन करते हैं अपन। सबसे पहले अपन ने पढ़ा है कि मध्यम कणों वाली मिट्टी की बात कर रहे हैं, तो मध्यम कणों वाली मिट्टी का जो निर्माण हुआ, वो निर्माण कैसे हुआ मेरे भाइयों? इसका निर्माण हुआ नदियों के अवसाद से। कैसे हुआ इसका निर्माण? नदियों के अवसाद से हुआ। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? भूरा रंग इसका, इसलिए इस मिट्टी को भारत के अंदर भूरी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी के अंदर रासायनिक तत्व की बात करें तो इसके अंदर पाया जाता है पोटास, इसके अंदर पाया जाता है फास्फोरस।
तो पोटास व फास्फोरस जानवरों की वीट से बनता है और ये रासायनिक तत्व इस मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। तो देखो इसके अंदर पाया जाता है चूना, इसके अंदर पाया जाता है कैल्शियम और इसी के अंदर पाया जाता है ह्यूमस। और मैंने आपको बताया कि ये सारे के सारे रासायनिक तत्व कहां से आते हैं, वो सारे के सारे रासायनिक तत्व मैंने यहां पर लिख दिया। देखो इसके अंदर जो फसल होती है वो फसल कौन सी होगी मेरे भाई, फसल इसके अंदर होगी रवि की फसल। कौन सी फसल होगी मेरे भाई, रवि की फसल, यानी कि रवि की फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, होने में तो सारी फसलें होती है। ठीक है मेरे भाई। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जो नदियां हैं वो राजस्थान में सर्वाधिक नदियां पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, इसलिए इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार आपको देखने को मिलेगा वो यहीं पर मिलेगा। नाम इसके क्या क्या है मेरे भाई, इसके नाम है दोमट, कोप, कछारी, खादर, एलपी सोल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है मेरे भाई, एलपी सोल। तो ध्यान रखना है एलपी सोल जो है ये किसका नाम है, जलोढ़ मिट्टी का नाम है राजस्थान के अंदर। देखो भारत में ये मिट्टी कहां पर पाई जाती है, यूपी में पाई जाती है, यूपी में पाई जाती है। और भारत में इस मिट्टी का नाम क्या है मेरे भाई, जलोढ़ मिट्टी, जो सर्वाधिक भारत के अंदर पाई जाती है। इसी मिट्टी का नाम है मेरे भाई यहां पर भूरी मिट्टी। क्या नाम इसी मिट्टी का, भूरी मिट्टी के नाम से इसको यहां पर जाना जाता है। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है, यही मिट्टी है। ठीक है मेरे भाइयों। तो आपको देखो इसको आपको आराम से इस प्रकार से नोट्स बनाना है और एक एक करके इसको आपको लिखना है। ठीक है, तो देखो एक बार मैं इसको आपको एक साथ दिखा देता हूं, आप इसका एकदम स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आराम से इसको पोस्ट कर आप लिख सकते हो। ठीक है मेरे भाइयों, आगे बढ़ते हैं अपन और आगे अपन चलेंगे इंपॉर्टेंट मिट्टी, और उस इंपॉर्टेंट मिट्टी का नाम है, देखो मेरे भाई जो दूसरी मिट्टी है वो दूसरी मिट्टी कौन सी मिट्टी है मेरे भाई, दूसरी मिट्टी अपन पढ़ने वाले हैं, सॉरी तीसरी मिट्टी अपन पढ़ने वाले हैं और वो मिट्टी है मध्यम मोटे कणों वाली मिट्टी। मध्यम मोटे कणों वाली मिट्टी की परिचर्चा अपन करेंगे। देखो ये जो मिट्टी है इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है और ये सारी की सारी चीजें अपन यहां पर देखने वाले हैं। तो मध्यम मोटे कणों वाली मिट्टी की जो है इसका जो निर्माण हुआ, सबसे पहले अपन निर्माण की ही बात करेंगे। और निर्माण की अगर मैं बात करूं तो निर्माण कैसे हुआ, देखो मेरे भाइयों निर्माण इसका जो हुआ वो निर्माण हुआ, देखो निर्माण के लिए यहां पर मैं आपको दो शर्त बताता हूं, जहां पर वो दोनों शर्तें काम करेगी वहीं पर इस मिट्टी का निर्माण होगा। कितनी कंडीशन बता रहा हूं मेरे भाई, दो कंडीशन बता रहा हूं, दो शर्त मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो दो शर्त कौन कौन सी है, वो पहली जो कंडीशन है वो पहली कंडीशन है जहां पर तापमान ज्यादा होगा वहीं पर ये इस मिट्टी का निर्माण होगा। तो पहली कंडीशन बता रहा हूं, जहां पर तापमान ज्यादा होगा, जहां पर तापमान ज्यादा होगा वहीं पर इस मिट्टी का निर्माण होगा। ठीक है मेरे भाई। दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है जहां पर वर्षा ज्यादा हो, वर्षा ज्यादा हो, यानी कि देखो मेरे भाइयों यहां पर अगर मैं बात करूं तो पहली कंडीशन तो है तापमान ज्यादा होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या है, वर्षा ज्यादा होना चाहिए, यानी कि उस क्षेत्र में ये मिट्टी बनेगी जहां पर तापमान व वर्षा ज्यादा होगी। ठीक है मेरे भाइयों। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि ये मिट्टी कहां पर पाई जाएगी। तो देखो ये जो मिट्टी है, एक मैं यहां पर एक डायग्राम बनाता हूं, ये अपनी पूरी की पूरी अर्थ का डायग्राम है, पूरी की पूरी पृथ्वी का एक डायग्राम है। देखो इस पृथ्वी की बात करें तो इस पृथ्वी पर यहां पर इस प्रकार से ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, या फिर इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। देखो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती है। इस रेखा के ऊपर बात करूं तो यहां पर कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहां की बात करूं तो यहां पर मकर रेखा है, मकर रेखा, और ये जो है इसको कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, मकर रेखा। तो ये मकर रेखा और कर्क रेखा है। देखो मेरे भाइयों अगर पृथ्वी पर बात करूं तो पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो तापमान होता है सूर्य का वो सर्वाधिक पड़ता है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहां पर लंबवत पड़ती है। तो ये सूर्य मान लो
ये सूर्य क्या करता है, अपने प्रकाश डालेगा, और ये जो अपना प्रकाश है, ये सूर्य जब अपना प्रकाश डालता है तो ये प्रकाश पृथ्वी पर आता है, और ये कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है मेरे भाइयों, तो यहां पर लंबवत पड़ता है, तो सर्वाधिक जो तापमान है वो तापमान कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, यानी कि सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच हमेशा लंबवत पड़ता रहता है, जिससे यहां का तापमान क्या हो जाता है मेरे भाई, ये तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखो यहां पर तापमान जो सबसे ज्यादा होता है भूमध्य रेखा के आसपास में होता है। तो देखो पहली कंडीशन तो अपन को पता चल गई कि पहली कंडीशन जहां पर तापमान ज्यादा होगा वहां पर ही मिट्टी पाई जाएगी। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक जो तापमान होता है वो तापमान होता है मेरे भाई कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, यानी कि पहली कंडीशन यहां पर काम कर गई। तो देखो यहां पर मैं आपको एक चीज रिवाइज कराता हूं कि भारत को दो समान भागों में कौन सा अक्षांश बांटता है, तो कर्क रेखा भारत को दो समान भागों में बांटती है। तो यहां पर मैं बना देता हूं, ये अपना भारत है, भारत का आधा भाग कर्क रेखा के नीचे है और आधा भाग उत्तर में है। ठीक है मेरे भाई, तो देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो दक्षिण भारत की बात कर रहा हूं, तो दक्षिण भारत में एक यहां पर जो शर्त है, कंडीशन है, वो लागू हो गई कि यहां पर तापमान ज्यादा होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं बात करूं तो देखो यहां पर हिंद महासागर है इस दक्षिणी भाग में, यहीं पर बंगाल की खाड़ी है, यहां पर अरब सागर है, प्रशांत महासागर है, तो जितने भी सागर है इसके आसपास में, तो यहां का जब तापमान ज्यादा होगा तो इन सागरों में से क्या होगी मेरे भाई, वाष्प बनेगी, और इन सागरों से जैसे ही वाष्प बनेगी तो देखो यहां पर बादल बनेंगे, और बादल बनेंगे तो यहां पर वर्षा भी ज्यादा होगी। ठीक है मेरे भाइयों, अगर मैं बात करूं यहां पर तो देखो यहां पर दोनों ही कंडीशन लागू हो गई, यहां पर तापमान भी ज्यादा है तो यहां पर रेनफॉल भी ज्यादा है, यानी कि तापमान भी ज्यादा हो रहा है और वर्षा भी यहां पर ज्यादा हो रही है, क्योंकि तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा तो सागरों से वाष्प बनेगी और बारिश भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो कॉमन सेंस में यह तो कह सकता हूं, अपन को इतना पता चल गया कि ये मिट्टी जो पाई जाएगी वो दक्षिण भारत में पाई जाएगी। कहां पर पाई जाएगी मेरे भाई, दक्षिण भारत में पाई जाएगी। अब देखो राजस्थान के संदर्भ की बात करूं तो राजस्थान के अंदर जो कर्क रेखा है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है, तो जहां जहां पर कर्क रेखा गुजरती है वहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है और वहां पर तापमान भी ज्यादा रहता है। तो देखो अपना डूंगरपुर बांसवाड़ा, यानी कि मैं दक्षिण राजस्थान की बात कर रहा हूं, तो दक्षिण राजस्थान में भी सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो दक्षिण राजस्थान में पाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन को इतना तो पता चल गया कि ये जो मिट्टी है हो गया, यानी कि अपन को यह पता चल गया कि मिट्टी कहां पर पाई जाती है। अगर भारत के संदर्भ में बात करूं तो दक्षिण भारत में पाई जाती है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। अगर राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर भी ये दक्षिण राजस्थान में ही पाई जाती है। अब देखते हैं इसकी बेसिक जानकारी, इसके निर्माण की। देखो आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे कि लाल मिट्टी कहां पर पाई जाती है, लाल मिट्टी में कौन सी फसल होती है, और ये सारे के सारे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे क्योंकि ओल्ड फैशन हो गया। अभी जो नए क्वेश्चन बन रहे हैं, लेटेस्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, वो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं मिट्टियों की क्रियाविधि से, और मिट्टियों की क्रियाविधि से जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो पता ही नहीं चलता कि मिट्टियों से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो साइंस के क्वेश्चन है या फिर ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। तो देखो मेरे भाइयों, बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, बिल्कुल डेप्थ में जाकर बात करेंगे, और आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो देखो यहां पर अपन को दो शर्त पता चल गई, और इतना पता चल गया कि दक्षिण भारत में और दक्षिण राजस्थान में मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती होगी। अब आगे अगर बात करें इसके निर्माण की, तो इसका जो निर्माण हुआ वो निर्माण के जो हुआ वो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया द्वारा हुआ। जो अपन ने बात करी थी अपक्षय के अंदर अपन ने रासायनिक अपक्षय की बात करी थी, और रासायनिक अपक्षय के बारे में अपन ने इतना देखा था कि रासायनिक जो अपक्षय है ये अपक्षय ऑक्सीकरण की अभिक्रिया अपन ने वहां पर बात करी थी, तो वहां पर वही सी चीज को अपन यहां पर अप्लाई करते हैं। तो देखो इसका जो निर्माण हुआ वो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया द्वारा हुआ। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, ठीक है मेरे भाई, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया द्वारा हुआ। अब देखो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया क्या है इसके बारे में अपन यहां पर परिचर्चा कर लेते हैं। तो देखो ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया थी वो किस प्रकार से थी, अपन ने यहां पर एक बात करी थी, एक छड़ अपन ने यहां पर ली थी, और ये जो छड़ थी, इस छड़ की मैं बात करूं तो इस छड़ का जो रंग था वो काला था। वो कैसा, इस छड़ का रंग
काला है मेरे भाई। इस प्रकार से छड़ का रंग कैसा है? काला है। और ये जो छड़ है ये लोहे की छड़ है। कैसी छड़ है मेरे भाई? लोहे की छड़ है। और इस छड़ के अंदर अपन ने देखा था कि जो लोहा होता है, ये जो लोहा होता है, इस लोहे का रासायनिक तत्व जो होता है वो इसको अपन इंगित करते हैं Fe से। किससे इंगित करते हैं मेरे भाई? Fe से इंगित करते हैं। और देखो यहां पर ये Fe जो है, देखो यहां पर ये जो Fe है, Fe जो है ये क्रिया करता है, अपन ने कल देखा था, या तो ये H2O से क्रिया करेगा या फिर ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। जब यहां पर ये रिएक्शन बनती है, Fe जो है फेरस जो होता है वो H2O से या फिर ऑक्सीजन से क्रिया करता है। तो देखो ये क्या बना रहा था वहां पर? ये बना रहा था मेरे भाई, पिछले वीडियो में हमने देखा है, ये बना रहा था ऑक्सीकरण, सॉरी आयरन ऑक्साइड। क्या बना रहा था मेरे भाई? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, ऑक्साइड, ये आयरन ऑक्साइड बना रहा था। देखो जब लोहे को अपन जल में डाल देते हैं या फिर हवा में रख देते हैं तो ऑक्सीजन से या फिर H2O से क्रिया कर कर ये आयरन ऑक्साइड बना रहा था। और आयरन ऑक्साइड बना रहा है तो देखो आयरन ऑक्साइड बनाते इसका रंग कैसा हो जाएगा? इसका रंग हो जाएगा लाल। रंग कैसा हो जाएगा मेरे भाई? इसका रंग हो जाएगा लाल। और जब इसका रंग लाल हो जाएगा तो आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा कि इस लोहे के तो क्या लग गई? जंग लग गई। क्या लग गई मेरे भाई? जंग लग गई। और जब इस लोहे के जंग लग जाएगी तो इस लोहे के छोटे छोटे कण टूटेंगे, और यानी कि इस लोहे का क्या हो रहा है मेरे भाई? ह्रास हो रहा है। तो इस लोहे के छोटे छोटे कण टूट रहे हैं, और कणों का टूटना ही अपन ने क्या देखा है? अपक्षय देखा है। यानी कि इस लोहे का क्या होगा? लोहे का अपक्षय होगा। लोहे का क्या हो रहा है मेरे भाई? अपक्षय होगा। लोहे का अपक्षय होगा। देखो लोहे का अपक्षय होगा। और जब लोहे का अपक्षय होगा तो क्या होगा मेरे भाई? लोहे का अपक्षय होगा तो देखो लोहे का अपर्दन होगा। उसके बाद अपर्दन होगा, और अपर्दन होने के बाद इसका क्या होगा? जमाव होगा। और जमाव जब होता है तो देखो फिर क्या होता है? जमाव जब होता है तो लाल कणों का जमाव होगा। किसका जमाव होगा? लाल कणों का जमा होगा। इस पूरी की पूरी रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। अब मैं इसको देखो यहां पर अप्लाई करके देखता हूं कि इससे ये मिट्टी कैसे बनी। तो देखो मेरे भाई यहां पर ये मिट्टी किस प्रकार से बनेगी। देखो यहां पर मैंने कहा था, जब मिट्टियां स्टार्ट की थी तो मैंने कहा था कि समस्त मिट्टियों का जो निर्माण हुआ वो निर्माण हुआ किससे हुआ? चट्टानों से हुआ। चट्टानों से इनका निर्माण हुआ। तो देखो ये जो कोई चट्टान है मेरे भाई, ये कोई चट्टान है, और इस चट्टान की बात करें तो इस चट्टान के अंदर इस प्रकार से लौह तत्व पाए जा रहे हैं। इसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं? लौह तत्व पाए जा रहे हैं। इस चट्टान के अंदर क्या पाए जा रहे हैं मेरे भाई? इस प्रकार से लौह तत्व पाए जा रहे हैं। और ये लौह तत्व की बात करें तो ये लौह तत्व इसके चट्टान के अंदर है। देखो यहां से जब वर्षा होगी तो वर्षा से क्या आएगा मेरे भाई? वर्षा से, वर्षा का जल जो है वो यहां पर आएगा, और वर्षा का जल जब यहां पड़ेगा इस चट्टान के ऊपर तो इसके अंदर जो लोहा है, इस चट्टान के अंदर लोहा फंसा हुआ है। देखो कुछ चट्टानें होती जिसके अंदर खनिज, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो इस चट्टान में किस प्रकार का खनिज है? लोहा खनिज है। तो जब वर्षा का पानी इस चट्टान पर गिरेगा, यानी कि पानी यानी कि H2O, और जब H2O यहां पर गिरेगा या फिर पानी नहीं आएगा तो यहां पर वायुमंडल से क्या करेगा? ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। तो ये जो अंदर Fe है, ये अंदर क्या है मेरे भाई? Fe है। ये क्रिया किससे करेगा? H2O से या फिर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। और जब ये Fe H2O या ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो अपन ने देखा है कि जो फेरस यानी कि लोहा ऑक्सीजन या फिर पानी से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? यहां पर आयरन ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है मेरे भाई? आयरन ऑक्साइड बनाता है। और आयरन ऑक्साइड बनाता है तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इसका रंग लाल हो जाएगा। यानी कि जितने भी कण थे लोहे के, ये सारे के सारे इसका रंग कैसा हो गया? लाल हो गया। आप देख पा रहे हो किस प्रकार से लाल कण हो गए। और जब इसका रंग लाल हो जाता है तो इसके अंदर क्या लग जाती है मेरे भाई? जंग लग जाती है। और जब इसके अंदर जंग लग जाएगी तो फिर क्या होगा? इस चट्टान का अपक्षय होगा, या फिर ये मैं कह सकता हूं कि इस लोहे का अपक्षय होता है। लोहे के छोटे छोटे कण टूटेंगे, और लोहा जो है इस चट्टान के अंदर इस प्रकार से फंसा हुआ है, तो ये लोहे के छोटे छोटे कण इस चट्टान के भी कण तोड़कर बाहर लेकर आएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस चट्टान का ही क्या होता है मेरे भाई?
इस चट्टान का अपक्षय होता है। क्या होता है? इस चट्टान का अपक्षय होता है। तो यहां पर मैं इस प्रकार से लिख देता हूं कि इस चट्टान का क्या हो रहा है, चट्टान का क्या हो रहा है, यहां पर अपक्षय हो रहा है, चट्टान का अपक्षय हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, यहां पर चट्टान का पक्ष होगा तो चट्टान का यहां पर क्या हो रहा है, अपर्दन भी होगा, क्योंकि जब टूटे हुए जो कण है, ये टूटे हुए कण कहां पर जाएंगे मेरे भाई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे और इनका यहां पर क्या होगा, जमाव होगा। और जब इनका जमाव होगा तो फिर क्या होगा मेरे भाई, यहां पर लाल कणों का जमा होगा, यानी कि एक मिट्टी का निर्माण यहां पर होगा और उस मिट्टी का नाम है लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी बनेगी मेरे भाई, लाल मिट्टी यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर एक मिट्टी बनेगी, उस मिट्टी का नाम है लाल मिट्टी। यानी कि आपको पता चल गया होगा कि लाल मिट्टी का जो निर्माण हुआ वो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया द्वारा हुआ। तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हुआ, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के द्वारा हुआ। देखो क्वेश्चन पूछा गया पिछली बार कि लाल मिट्टी का जो निर्माण हुआ वो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हुआ। तो रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया आपको क्या बतानी है, रासायनिक अभिक्रिया बतानी है मेरे भाई, यहां पर आपको ऑक्सीकरण की अभिक्रिया क्या बतानी है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया यहां पर बतानी है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया बतानी है। ठीक है मेरे भाई, तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण की अभिक्रिया द्वारा लाल मिट्टी का निर्माण हुआ। अब अपन बात करते हैं कि लाल मिट्टी के अंदर कौन कौन सी फसल होती है और इसके बारे में अपन परिचर्चा करते हैं। तो देखो मेरे भाई, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इसका जो रंग होता है वो रंग कैसा होगा, लाल होगा। तो रंग कैसा हो रहा है, इस मिट्टी का लाल है। और इसका जो लाल होने का, लाल रंग होने का जो कारण है, जो रीजन है, वो है मेरे भाई, इसका कारण आपसे पूछ लिया जा सकता है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो वो है मेरे भाई आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। तो आप बता देना कि आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के कारण, ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, इसी के साथ इस मिट्टी के बारे में अपन को और बात करते हैं। जो ये मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर जो फसल होती है वो फसल कौन कौन सी होगी। इसके अंदर देखो फसल होगी मक्का। देखो यहां पर जो मक्का है, ये मक्का इसकी मुख्य फसल है। कौन सी फसल है मेरे भाई, मुख्य फसल है। यहां पर देखो मक्का होती है, यहां पर रसदार फल होते हैं, रसदार फल। ठीक है मेरे भाई, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा दलहनी फसलें, दलहनी फसलें। तो ये सारे के सारे जो फसलें होती है वो लाल मिट्टी के अंदर होती है। और मैंने आपको ये कहा है कि राजस्थान में ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी सर्वाधिक दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है। और यहां पर एक कॉमन सेंस की एक बात है कि दक्षिण राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती है। क्या करती है मेरे भाई, जनजातियां निवास करती है। और जब आप जनजातियां अपन पढ़ेंगे तो जनजातियों में अपन देखेंगे कि जनजातियों की जो प्रिय फसल है वो कौन सी है, मक्का है। ठीक है मेरे भाई, तो देखो मक्का यहां पर होती है क्योंकि यहां पर लाल मिट्टी पाई जाती है। तो देखो राजस्थान के संदर्भ की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के संदर्भ में ये जो मिट्टी है ये कहां पर पाई जाएगी, तो राजस्थान के संदर्भ में ये मिट्टी पाई जाएगी दक्षिण राजस्थान के अंदर, दक्षिण राजस्थान के अंदर पाई जाएगी। और दक्षिण राजस्थान के अंदर जो जिले आते हैं वो आते हैं मेरे भाई उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है मेरे भाई, प्रतापगढ़, चित्तौड़। तो ये तो मुख्य जिले हो गए मेरे भाई। बाकी पूरा का पूरा दक्षिण राजस्थान में ये पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन को बात करनी है। देखो राजस्थान में इस मिट्टी के जो नाम है वो क्या क्या नाम है मेरे भाई, राजस्थान में इस मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो इसके जो नाम है वो नाम है यहां पर राजस्थान में कहा जाता है इसको मोलिसोल। क्या कहा जाता है मेरे भाई, मोलिसोल कहा जाता है, मोलिसोल। और आपको पता ही चल गया होगा कि मोलिसोल जो नाम है, ये मोलिसोल नाम किसने दिया मेरे भाई, ये दिया ICAR ने। किसने दिया मेरे भाई, ICAR ने दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन इसको, ये जिले इधर है, थोड़ा सा आप इधर देख लेना इसको, ये मैं आपको बता रहा हूं मिट्टियों के नाम। तो मोलिसोल नाम ICAR ने दिया। इसी का जो दूसरा नाम है वो दूसरा नाम यहां पर देखो, लाल मिट्टी से ही लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। और राजस्थान में लेटेराइट मिट्टी अलग से नहीं पाई जाती,
भारत में इसको अपन अलग से पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी में, लेकिन लाल मिट्टी से ही लेटेराइट का निर्माण हुआ। तो कहा जाता है कि जहां जहां लाल मिट्टी पाई जाती है उसी को लेटेराइट मिट्टी कहते हैं, वहां पर भी लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो राजस्थान में इसी को लेटेराइट भी कहा जाता है, लेटेराइट भी कहा जाता है, लेटेराइट। तो लेटेराइट मृदा भी इसी को कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसी को कहते हैं लाल बलुई, लाल बलुई, इसी को क्या कहते हैं, लाल बलुई मिट्टी भी इसी को कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसी के साथ मैं बात करूं तो इस मिट्टी के बारे में, तो इस मिट्टी के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो भारत के संदर्भ में बात करता हूं। तो भारत के संदर्भ में ये जो मिट्टी है, भारत में सर्वाधिक ये मिट्टी केरल व तमिलनाडु में पाई जाती है, केरल व तमिलनाडु में पाई जाती है। पाई तो पूरे दक्षिण भारत में ही जाती है, लेकिन मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती है, केरल व तमिलनाडु में पाई जाती है। और भारत में इस मिट्टी को लाल मिट्टी के नाम से जानते हैं, लाल मिट्टी के नाम से इसको यहां पर जानते हैं। तो देखो मेरे भाइयों, यहां पर इस मिट्टी के बारे में, ये जो मिट्टी है ये मिट्टी मध्यम मोटे कणों वाली मिट्टी है। किस प्रकार की मिट्टी है ये, मध्यम मोटे कणों वाली मिट्टी है। देखो इसके अंदर अपन ने बात करी है मध्यम मोटे कणों वाली मिट्टी, और मध्यम मोटे कणों वाली मिट्टी की मैं बात करूं तो इस मिट्टी का जो निर्माण हुआ वो अपन ने देखा है कि इस मिट्टी का जो निर्माण हुआ वो मध्यम मोटे कणों वाली मिट्टी का दो शर्तों से हुआ। पहली शर्त थी जहां पर तापमान ज्यादा होगा, तापमान के साथ साथ वर्षा भी ज्यादा होना चाहिए। और तीसरी जो शर्त है इसका जो निर्माण हुआ ऑक्सीकरण के विक्रिया द्वारा हुआ। और मैंने आपको कहा कि ऑक्सीकरण के विक्रिया इस प्रकार से एक लोहा होता है, और लोहा जो है वो क्रिया करता है H2O से या फिर ऑक्सीजन से। जब ये क्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है, और आयरन ऑक्साइड बनाते ही इसके अंदर जंग लग जाती है और इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो ये सारी की सारी रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। सेम इसी को अप्लाई किया अपन ने चट्टानों में, और चट्टानों के अंदर अगर मैं बात करूं तो चट्टानों के अंदर देखो मेरे भाई, यहां पर ये जो चट्टानों के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये पूरी चट्टान है, और इस चट्टान के अंदर इस प्रकार से लौह तत्व पाए जाते हैं। और इस लौह तत्व जो बारिश का जल होता है उससे भी क्रिया कर सकते हैं, और वातावरण के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उससे भी क्रिया कर सकते हैं। और जब ये क्रिया करते हैं H2O या ऑक्सीजन से, तो यहां पर ये बनाते हैं मेरे भाई, यहां पर ये क्या बनाते हैं, आयरन ऑक्साइड। क्या बना रहे हैं यहां पर, आयरन ऑक्साइड बना रहे हैं। और आयरन ऑक्साइड बनाते इसका रंग लाल हो जाता है, इसके अंदर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। और इसी के साथ जंग लग जाती है तो देखो इसके अंदर इसका क्या हो जाता है, अपर्दन हो जाता है। जंग लगते हैं लोहे का अपक्ष होगा, और फिर अपर्दन हो गया, और फिर जमाव होगा, और वो लाल मिट्टी का जमाव होगा। इस संपूर्ण अभिक्रिया को किस नाम से जानते हैं मेरे भाई, इस संपूर्ण अभिक्रिया को नाम से जानते हैं, इस संपूर्ण अभिक्रिया को ऑक्सीकरण की अभिक्रिया द्वारा जानते हैं। तो देखो इसका रंग कैसा होता है, लाल, वो किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होगा, आयरन ऑक्साइड के कारण। फसल कौन सी, मक्का, रसदार फल और दलहनी फसलें। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं इस मिट्टी की, तो राजस्थान में ये मिट्टी सर्वाधिक कहां पर पाई जाएगी, तो राजस्थान में ये मिट्टी जो सर्वाधिक पाई जाएगी दक्षिण राजस्थान में। और वहां की जो प्रमुख जिले हैं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, चित्तौड़ में देखने को सर्वाधिक मिलेगी। यहां पर इसके नाम जो है वो मोलिसोल, लेटेराइट, लाल बलुई जो इसके मुख्य नाम है। भारत के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो भारत के संदर्भ में ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी भारत में सर्वाधिक केरल और तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है मेरे भाई, और भारत में इसको क्या कहा जाता है, लाल मिट्टी। देखो मेरे भाइयों, अपन ने 3 प्रकार अपन ने आकार के आधार पर पढ़ा। लास्ट जो प्रकार है वो है मोटे कणों वाली मृदा। कौन सी है, कौन सा पढ़ेंगे, मोटे कणों वाली मृदा। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी, क्योंकि यहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार ज्यादा पाया जाता है, लगभग 61% पाया जाता है। तो वो मिट्टी भी इंपॉर्टेंट बनती है, क्वेश्चन वहीं से भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा वो वीडियो होगा मोटे कणों वाली मृदा। तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसको आपको जरूर देखना है, क्योंकि अपन ने पहले जलवायु पढ़ी और अभी अपन पढ़ रहे हैं मिट्टियां। ठीक है मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमें मोटिवेशन मिले, और आप दूसरों को शेयर करो। तो जय हिंद, जय भारत।